आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी किताब के ऊपर बात करने के लिए हाजिर हूँ जो कि पिछले 3-4 दिनों में लगभग मैंने 10 बार पढ़ी होगी। और इस किताब की दो खास बातें हैं। एक तो ये चिट्ठियों का पत्रों का संग्रह है, और दूसरी कि ये मेरे दोस्त आदित्य रहबर ने लिखी है। किताब का नाम है प्यारी शहर, डाकखाने से लौटी चिट्ठियाँ, और ये आदित्य रहबर के लिखे पत्रों का संग्रह है। पिछले 3-4 दिनों में लगभग मैंने 10-12 बार ये किताब पढ़ी होगी, और पूरी पूरी किताब मैंने पढ़ी। इसमें जितने पत्र हैं, जितने 25-30 पत्र हैं या उससे ज़्यादा होंगे, मैंने सबको पढ़ा है और कई कई बार मैंने पढ़ा। किताबों पर मैं अंडरलाइन करने से बचता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किताबें वैसे ही अपने आप में एक ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ है, और उस पर पेन चलाना या उस पर मार्कर चलाना बहुत मैं ख़राब बात मानता हूँ। इसके बाद भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैंने हाइलाइटर लगाया। लेकिन जो ज़रूरी बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि ये किताब हर आदमी को पढ़नी चाहिए। इस दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जितने जीवित हैं, जितने अपने आप को जिंदा मानते हैं, या जितने लोग ये मानते हैं कि वो अच्छे से जी रहे हैं, उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो इस किताब में पत्र हैं, और पहला पत्र है 2020 सितंबर 2020 का, और आखिरी पत्र इस किताब में है जून 2025 का। तो 5 सालों तक अगर लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं, तो इन पत्रों में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे भाव, समय के अलग अलग आयाम, चूंकि 2020 में जिस लेखक ने पत्र लिखा रहा होगा, 2025 में उसमें बहुत सारे बदलाव आए रहे होंगे। तो उन सबका एक मिला जुला खाका इस किताब में है। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारी जगहों पर ऐसा महसूस किया कि जो लेखक हैं, जो आदित्य हैं, आदित्य एक नाव में बैठे हुए हैं, और वो नाव एक समंदर के बीच में है, और कभी कभी बहुत तेज उफान आता है, और कभी कभी एकदम शांत सी धारा में बहते हुए आदित्य चले जाते हैं। इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे हर लाइन, हर खत के साथ सिर्फ यही बात याद आ रही थी कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हर पत्र मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अलग आदमी लिख रहा है। हर पत्र के भाव दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, और हमेशा से मुझे लग रहा था कि एक आदमी जो पत्र लिख रहा है, वो इतने सारे भावों को अपने अंदर कैसे रख सकता है। और मुझे लगता है कि कलाकारों की यही सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो अपने भीतर बहुत सारे भावों को एक साथ रख सकते हैं, एक साथ अलग अलग किरदार के रूप में आकर उन्हें कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कलाकारों की यही खास बात है। और आदित्य की सबसे खास बात जो मुझे लगी, उन्होंने पत्रों को अलग अलग नाम दिया है। जैसे इसमें पत्र हैं छोटकी दाई, एक पत्र है इसमें, एक पत्र है दूर होने का विकल्प, जो उन्होंने 5 मई 2022 को लिखा। अस्थाई बसेरा 5 जून 2022 का एक पत्र है। अंतिम यात्रा जो उन्होंने 6 दिसंबर 2023 को लिखी है। मेरे हिस्से का छठ जो उन्होंने 4 नवंबर 2024 को लिखा है। और इस पत्र की खास बात ये भी है कि दुर्भाग्यवश इन पत्रों के बीच में ही आदित्य ने अपने पिता को खोया बीते साल। और जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे वो टीस, वो कसक और वो वेदना जो होती है, वो साफ साफ इन पत्रों में झलकती है। शुरुआत के पत्रों को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक बिल्कुल अलग व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे और जब पिता की मृत्यु के बाद के आप पत्रों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एकाएक एक आदमी है जो बड़ा हो गया है। एकाएक उसमें ऐसे बदलाव आ गए हैं जो आमतौर पर बहुत बहुत देर के बाद या बहुत समय के बाद आते हैं। तो ऐसे दस्तावेजों का जो संग्रह आदित्य ने लिखा है, मुझे लगता है कि ये बहुत अनूठा काम है। और अपने भावों को लिखना भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी अ, उपलब्धि है। हम में से हर कोई हर दिन कुछ न कुछ हर समय महसूस करता रहता है, और उनको लिखना, उनको इस तरीके से व्यवस्थित करना, अपनी भावनाओं का प्रवाह रोक कर उसको शब्दों में पिरोना, उसको एक दिशा में ले जाना, और इतने सुव्यवस्थित ढंग से लिखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आमतौर पर हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो कुछ नहीं लिख पाते हैं। लेकिन आदित्य के इन पत्रों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि अगर नदियों का बहाव टूटे भी तो कैसे एक सीध में या बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बह सकता है, ये मैंने इस किताब से सीखा।
ये किताब अपने समय की उन ज़रूरी किताबों में से है जिनको किसी छुट्टी के दिन, इतवार के दिन या कोई बहुत ज़रूरी काम रोक कर भी इसे बैठकर पढ़ा जाना चाहिए। इसे लोगों को पढ़वाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो जीवन होता है उसको जीने की क्या शैली है, दुख में भी कैसे आदमी जी सकता है, अपने सबसे बुरे दिनों में भी कैसे वह हिम्मत से चल सकता है और सबसे ख़राब समयों में भी कैसे वो ढाढ़स अपने आप को बंधा सकता है। ये इस किताब से सीखने की जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें से कुछ एक हैं। और सारे पत्रों को मैंने पढ़ा है, कई कई बार पढ़ा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन पत्रों को नहीं पढ़ते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि आप जीवन का क्या ऐसा हिस्सा है जो खो देंगे, क्योंकि इसमें इन पत्रों में सिर्फ पत्र ही नहीं, इसमें दुख है, इसमें वेदना है, इसमें प्रेम है, इसमें बिछोह है, इसमें पीड़ा भी है, और मानव जीवन के हर वो भाव हैं जो जीने के लिए ज़रूरी हैं और जिनसे जीवन सुंदर बनता है, जिनसे जीवन असल में जीवन बनता है। शुरू शुरू में जब मैंने तय किया कि इस किताब के बारे में मैं बात करूंगा, तो मैंने तय किया था कि इस किताब के कुछ पत्रों को या कुछ हिस्सों को पढ़ के मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन अभी इस किताब के बारे में बात करते हुए मेरा मन बदल गया है और मुझे लगता है कि इस किताब के बारे में मैं नहीं पढ़ूंगा, और आप इसको खुद लीजिए और खुद पढ़िए और देखिए कि अ, लिखने वाले लोग, जो कलाकार होते हैं, वो दुनिया के दुर्लभ दिनों में से भी, जीवन के दुर्लभ दिनों में भी कितने सुंदर फूल खिला सकते हैं, कितने ऊर्जा की बात कर सकते हैं, कितनी अपने ऊब के दिनों में भी वो कैसे दूसरों को ढाढ़स बंधा सकते हैं, कैसे सांत्वना दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये किताब आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए और देखनी चाहिए कि एक कलाकार का जीवन दुख में भी रहता है तो वो दुनिया को क्या सुंदर, क्या नायाब चीज़ दे जाता है। तो अगर आपको पत्र पढ़ने का शौक़ है, अगर आपको जीवन को समझने का, जीवन की विसंगतियों में भी अपने आप को व्यवस्थित रखने का हुनर सीखना है, अगर आपको सीखना है कि मानव जीवन में कितने सारे भाव होते हैं और कितने सारे भावों को हम किस तरीके से संजो सकते हैं, तो आपको प्यारी शहर ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये किताब पंक्ति प्रकाशन की किताब है। हिंदी पंक्तियाँ का एक उपक्रम है पंक्ति प्रकाशन, और आप उनकी वेबसाइट पंक्ति बाज़ार से ख़रीद सकते हैं या आप उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर और इस किताब को उनसे मंगवा सकते हैं। और बहरहाल इस चर्चा में मैं आदित्य को बधाई देना भूल गया, तो आदित्य रहबर को इस सुंदर सृजन के लिए, इस सुंदर दस्तावेज को रचने के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।